कि वह इस विषय पर हमारा आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म विकास भारती बोर्ड जी। धन्यवाद संचालक जी योगेश गौतम साहब। जी जी सर, धन्यवाद। आज की वेबिनार में जुड़े हमारे माननीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम साहब, और जितने साथी भी हमारे जुड़े हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है, राजनीति पर नियंत्रणकारी प्रभाव। नियंत्रणकारी प्रभाव के संबंध में काफी हमारे सम्मानित डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम साहब ने बताया। हमारे झारखंड से विशिष्ट अतिथि साहब ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की, वो आदिवासी समाज से जुड़े हैं। कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने बाबा साहब का कोटेशन, जो लिखित कोटेशन है, बाबा साहब के जो वॉल्यूम है, किताब है, उसका उदाहरण दिया कि समाज पर नियंत्रणकारी प्रभाव कैसे हो। मेरा जो अनुभव है, और मान्यवर काशीराम साहब अपने भाषणों में दो बात कहते थे। एक कहते थे जैसा समाज होता है वैसा नेता तैयार हो जाता है, जैसा समाज होता है वैसा नेता उनको मिल जाता है, तैयार हो जाता है। एक बात तो ये कहते थे, और दूसरी बात कहते थे कि जैसा नेता होता है वैसा समाज बन जाता है। जैसा नेता होता है वैसा समाज बन जाता है, एक ये बात वो कहते थे। अब इसमें हमारे बीच में बड़ी दुविधा ये पैदा हो जाती है कि जैसा समाज होता है वैसा नेता बन जाता है, और जैसा नेता होता है वैसा समाज बन जाता है। ये दोनों बातें बड़ा एक दूसरे को काटती है। लेकिन कांशीराम साहब इससे आगे चल के क्या कहते थे? इससे आगे चलकर कहते थे कि मैं ना बिकने वाला समाज तैयार करना चाहता हूं, और जब ना बिकने वाला समाज तैयार हो जाएगा तो फिर नेता भी ना बिकने वाला तैयार होगा। तो समाज को मुझे तैयार करना है, ना बिकने वाला समाज बनाना है। और ऐसा वो कहते नहीं थे, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। उनके कैडर के माध्यम से, बामसेफ के माध्यम से जो लोग भी राजनीति में तैयार हुए वो नैतिक चरित्रवान लोग थे। आज नहीं रहे वो, कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ वृद्ध हो गए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, और कुछ वर्तमान व्यवस्था से दुखी होकर अपने घर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूँ, ये लीड निकाल दें आप। बंद कर देता हूँ इसको, है ना? जी जी जी, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है, अच्छी आ रही, तो वो थोड़ा सा फट जाती है बीच में से। आवाज आ रही है जी जी, योगेश जी? बहुत 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 बढ़िया सर। तो मान्यवर काशीराम साहब कहते ही नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया। उनके कैडर से उस वक्त के जो 1980 से बामसेफ ने अपनी जिम्मेवारी संभाली,
और उसके माध्यम से जो लीडरशिप तैयार की समाज के अंदर, वो ना बिकने वाली समाज उन्होंने बनाया और ना बिकने वाला लीडर उन्होंने तैयार किया। नियंत्रणकारी प्रभाव राजनीति पे होना चाहिए। उसके लिए हम एक सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये घोषणा करता है, ये कहता है कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम तो केवल हिंदुओं को संगठित करते हैं और हिंदुओं के हित की बात करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा उसके संचालक माननीय मोहन भागवत साहब और जितने भी हैं, सभी का ये स्टेटमेंट होता है कि हम राजनीतिक नहीं हैं, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, व्यवहार में क्या है? सच्चाई ये है, व्यवहार में ये है कि राजनीति उनके नियंत्रण में है और छोटी मोटी नियंत्रण में नहीं है। राष्ट्रपति भवन में उनका 100% नियंत्रण है। प्रधानमंत्री भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका 100% कंट्रोल है। भारत के कई राज्यों में उनका 100% कंट्रोल है। और जो समाज छला गया है, जिसको छला जा रहा है, जिसका हक मारा गया है, जिसके अधिकार छीने गए हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जिनको आज भी सम्मान के साथ जीवन नहीं जीने दिया जाता है, उन पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। तो ये प्रभावशाली राजनीति पर नियंत्रण कैसे बने, इसके लिए मैं एक उदाहरण और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। वो है सिख सरदार। सरदारों की संख्या भारत में 1.5 या 2% है। 2-1.5% उनकी संख्या है और कोई चुनाव नहीं, कोई नेता नहीं जो चुनाव के वक्त उनके गुरुद्वारे में जाके मत्था ना टेकता हो। गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकता है और सिख समुदाय से आशीर्वाद मांगता है और उनको प्रार्थना करता है। और सरकार चाहे जिसकी रहे, सरकार चाहे जिसकी आती हो, सरकार चाहे जिसकी जाती हो, सिख समाज का कोई काम, सरदारों का कोई काम कभी नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वो धम्म के माध्यम से धार्मिक रूप से संगठित है। संख्या उनकी बहुत कम है। यदि हम पंजाब को छोड़ दें तो पूरे देश में उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन सत्ता पर उनका प्रभावकारी नियंत्रण आज भी है। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए, या जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है उनकी सरकार आ जाए, चाहे हमारी स्वयं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाए, तो उनपे उनका नियंत्रण रहता है। उनका जो सरदार होता है, मुखिया होता है, किसी भी गुरुद्वारे का मुखिया, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी गुरुद्वारे का मुखिया यदि किसी एमएलए को, मंत्री को, मिनिस्टर को फोन कर दे और ये कह दे कि ये मेरा मिलने वाला है, इसका फला काम है, जरा इसको देख लीजिए, 100% उस पर अमल होता है। ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो राजनीति पे नियंत्रण हो, प्रभारी नियंत्रण हो, इसके लिए हमको संगठित होना हो। धम्म के मार्ग पे चलकर
बुद्ध धम्म को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करनी होगी। और एक अलग पहचान स्थापित करने के बाद हमको अपने वजूद, अपनी ताकत का एहसास कराना होगा राजनीतिक दलों को। और जब हम राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो जिस तरह चुनाव के टाइम पर वो गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, उसी तरह बुद्ध विहारों में भी वो नेता, एमएलए बनने वाला, एमपी बनने वाला, गांव का सरपंच बनने वाला, वार्ड का मेंबर बनने वाला, कोई भी हो, XYZ, वो आपके बुद्ध विहार में आएगा, आपसे प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, और वही अवसर होगा हमारा नेता में नैतिकता पैदा करने, नेता के अंदर चरित्र का निर्माण करने का वही वक्त होगा। हम कह सकेंगे कि आप किस आधार पे हमसे आशीर्वाद मांग रहे हो, आप तो झूठ बोलते हो, आप तो बेईमानी करते हो, आपकी संगति तो चोर गुंडों लुटेरों के साथ है। तो जब उनको ये लगेगा कि जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, जो जमीनों पे कब्जा करता है, जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है, ऐसे लीडर का, ऐसे नेता का, ऐसे प्रत्याशी का जब समाज बहिष्कार करेगी, तब लोगों में ये चेतना पैदा होगी, पार्टियों की में ये चेतना पैदा होगी, पार्टी इसके लिए विवश होंगी कि हम टिकट देते समय अपने प्रत्याशी का चरित्र चेक कर लें, वो कैसा चरित्र का है, वो नैतिक है या अनैतिक है। तो फिर अनैतिक व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। ऐसा करके हम राजनीति में नैतिकता का सूत्रपात कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मेरी बहुत ज्यादा गंभीर है, और वो ये है कि जनता ही अनैतिक है, पब्लिक ही अनैतिक है। जब पब्लिक अनैतिक होगी तो नेता नैतिक नहीं हो सकता। अब एक सवाल खड़ा होगा आपके मन में कि पब्लिक अनैतिक कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूं। कोई ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित रहता है, समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, और यदि उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, कोई पार्टी उसको टिकट नहीं देती। सारी पार्टी सबसे पहले ये पूछती हैं कितने करोड़ खर्च करोगे और आपके पास है भी कि नहीं। पार्टी के जो लोग होते हैं वो बता देते हैं कि इनके पास पैसा है या नहीं है। तो आपका चरित्र, आपकी तपस्या, आपकी नैतिकता, आपका सेवा भाव, समर्पण सब बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। और यदि आप निर्दलीय लड़ते हैं, भाई किसी दल ने टिकट नहीं दी तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो आप जब पब्लिक के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, चाहे वो वार्ड के मेंबर का चुनाव हो, चाहे गांव के प्रधान सरपंच का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आपसे वोट के बदले में कुछ ना कुछ मांगा जाएगा। जो समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं वो सौदेबाजी करते हैं। मेरी समाज का 500 वोट है और 500 वोट इकट्ठा आपको पड़ेगा, क्या खर्च कर दोगे, क्या बनवा दोगे? हमारे लिए पंचायती घर बनवा दीजिए, हमारे यहाँ लिए लाइट लगवा दीजिए, हमारे यहाँ सड़क बनवा दीजिए, हमारे यहाँ खरंजा बनवा दीजिए। तो वो जो गरीब आदमी है, चरित्रवान है,
नैतिक है, उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है, वो जमानत बचाने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए मैं देख रहा हूं बड़े पैमाने पर जो नैतिक और चरित्रवान लोग हैं वो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं, और जो कॉमर्शियल लोग हैं, व्यवसायिक लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, वो राजनीति में प्रभावी शक्ति का निर्माण करते जा रहे हैं। तो हम जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने वाला समाज है, साहू फूले अंबेडकर की बात करने वाला समाज है, संत रविदास संत कबीर की बात करने वाला समाज है, जो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को स्वीकार करने वाला समाज है, कम से कम वह समाज अपने अंदर एक ऐसा संगठन पैदा करे, ऐसा एक चरित्र का निर्माण करे कि वो मजबूर कर दे भारत की राजनीतिक पार्टियों को कि टिकट देने से पहले वो उस प्रत्याशी का पूरा चरित्र, पूरा उसका सीआर चेक करे और तब उसको टिकट दे। और इसके बाद भी अगर पार्टियां गलत व्यक्ति को टिकट दे देती हैं तो जनता, पब्लिक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग अपने में से ही किसी एक ईमानदार को खड़ा करें और सारे लोग मिलजुल कर उसका चुनाव लड़ें। ये मान्यवर काशीराम साहब ने करके दिखाया था। 1993 का रिजल्ट आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी के 67 विधायक जीत कर आए थे तो उनमें ऐसे लोग विधायक जीत कर आए जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं था, जिनके घर पे छत नहीं थी, साइकिल चला के। और किनको हराया उन्होंने? ऐसे लोगों को हराया जो दो दो बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जो मंत्री रहे, जो बड़े बड़े जनेऊधार थे। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। कानपुर में एक आर्यनगर सीट है, आर्यनगर, और उस पर एक ब्राह्मण, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, इतनी बड़ी उसकी चुटिया रहती थी और इतने कलाई बंधे रहते थे, गले में तमाम माला बंधी रहती थी। उस सीट से हमेशा वही विधायक होता था। मान्यवर काशीराम साहब ने उस सीट पर एक गरीब वाल्मीकि समाज के बेटे को टिकट दिया जिसका नाम महेश था। वाल्मीकि समाज के, सामान्य सीट थी, जनरल सीट थी, और वो जो समाज का निर्माण हुआ, ना बिकने वाला जो समाज बना, उस सबने मिलकर उस महेश नाम के वाल्मीकि के बेटे को 20,000 वोटों से चुनाव जिताया। वो 20,000 वोटों से चुनाव हारा और 6 महीने तक तो वो बाहर नहीं निकला। जब लोग मिलने जाते थे, उसके मिलने वाले लोग, तो वो गाली देता था मान्यवर काशीराम साहब को। क्या कहता था? ये कहता था, मैं हार गया चुनाव, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मैं चुनाव हार गया, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख ये है कि वो कांशीराम ने मुझे एक भंगी से चुनाव हरवा दिया। एक भंगी से चुनाव हरवा दिया, मैं मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहा। ये उसके शब्द हुआ करते थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में भरोसा रखने वाले लोग वाकई दिल से ये चाहते हैं कि हमारा राजनीति पर नियंत्रण हो और प्रभावी नियंत्रण हो, और हम चरित्रवान अपना नेतृत्व चुने, तो इसके लिए हमें संगठित होकर समाज में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। अगर एक विधानसभा में भी 5,000 से लेके 10,000 तक वोट की ताकत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना लेती है, 5,000 से 10,000 तक वोट की ताकत भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना लेती है, गैर राजनीतिक होते हुए सामाजिक जड़ें मजबूत कर लेती है, तो वो वोट निर्णायक हो जाएगा। निर्णायक माने जिसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्थक लोग
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जिसको सांसद चाहेंगे, जिसको विधायक चाहेंगे, उसी तरफ वो वोट ट्रांसफर कर देंगे और वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। और इसमें हमारा संकल्प हो, क्या संकल्प, कि हम जिसको एमएलए बनाना चाहते हैं, जिसको एमपी बनाना चाहते हैं, जिसको प्रधान बनाना चाहते हैं, जिसको हम अपने वार्ड का मेंबर बनाना चाहते हैं, हम उसका पानी तक नहीं पिएंगे, ये संकल्प हो। खाना पीना तो छोड़ो, मुर्गा, चिकन, बटर, दारू तो भूल जाइए, पैसा तो भूल ही जाइए। ये संकल्प हो कि हम उस कैंडिडेट का पानी तक नहीं पिएंगे, और जो बन सकेगा ये हमारा धम्म है। 100, 200, 500, 1000 रुपए जो भी हमसे बनेगा, हम आर्थिक रूप से भी उसकी, अगर इस किस्म का समाज, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, अगर इस किस्म के समाज का निर्माण कर लेते हैं तो ये सपना साकार होगा, ये संकल्प साकार होगा, और हम ही उसी व्यवस्था में मिलजुल जाएंगे। हम ही उसमें समा जाएंगे कि भाई कौन क्या खिला रहा है, कौन क्या पिला रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है। ये मेरी जाति का है, मैं उसको जाति के नाम पे वोट दूंगा, ये मेरे धर्म का है, मैं उसको धर्म के नाम पे वोट दूंगा। तो फिर ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और जो लोग कम संख्या में हैं, जिनकी संख्या 10% से ज्यादा भारत में नहीं है, उन्होंने ये बीमारी पैदा की है। उन्होंने पॉलिटिक्स को करप्ट किया है, चुनाव को महंगा किया है। ये जानबूझकर किया, ये षड्यंत्र है कि चुनाव को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि कोई ईमानदार व्यक्ति जीतना तो दूर की बात है, चुनाव में खड़े होने की भी हिम्मत न जुटा सके। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जो 10% संख्या के लोग हैं, जिन पर पूरे धन संपदा पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वो राज सत्ता में प्रभावी ताकत बनाए रखने के लिए ये षड्यंत्र करते हैं। ये योजना है कि चुनाव को इतना भ्रष्ट कर दो, इतना भ्रष्ट कर दो, पब्लिक को भ्रष्ट कर दो, जनता को भ्रष्ट कर दो, इतना खिला दो, इतना पिला दो उनको को उनको होश ही ना रहे कि वो किसको चुनने के लिए जा रहे हैं, किसको जिताने के लिए जा रहे हैं। और ये व्यवस्था जब तक वो कायम रखेंगे, तब तक राजनीतिक सत्ता पर उन्हीं का प्रभावी नियंत्रण रहेगा, हमारा प्रभावी नियंत्रण उस पर कायम नहीं हो सकता। तो 3 बातें जो मैंने बताई हैं, कांशीराम साहब कहते थे जैसा नेता होता है वैसा समाज बन जाता है, और जैसा समाज होता है फिर वैसा नेता बन जाता है। तो हमें समाज को बदलना है। मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ना बिकने वाले समाज का निर्माण करना है, और जब ना बिकने वाला समाज बन के तैयार हो जाएगा तो ना बिकने वाला चरित्रवान नेता भी हमारे बीच में पैदा होगा। ये कोई असंभव बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो भ्रष्ट, चरित्रहीन, बेईमान, चोर, लुच्चे, लफंगे को टिकट देती हैं पार्टियां, उसका खुल के बहिष्कार करना होगा, उसका खुल के विरोध करना होगा, उसके पुतले जलाने होंगे, जिससे लोगों को लगे कि भाई ये जो जनता में एक बवाल है, जनता में एक कोवाल है, ये विरोध हो रहा है, ये सच्चा है कि झूठा है। तो लोग जब उसकी जांच पड़ताल करेंगे तो लोग कहेंगे तो विरोध सच्चा है, सच्चा है तो इसका मतलब समाज जाग गया है, समाज की आंखें खुल गई हैं। इसलिए हम सभी पार्टियों में ये प्रभाव भेज सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं कि सभी पार्टियां टिकट देने से पहले 100 बार इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होगी कि मैं जिसको टिकट दे रही हूं, पार्टी दे रही है, उसका विरोध ना हो। दूसरा हमारा पॉइंट। और तीसरा हमारा खुद का संकल्प, खुद का संकल्प कि मैं जिसकी मदद करना चाहता हूं, मैं जिसको जिताना
चाहता हूं, मैं मेरा समाज, उसका पानी तक भी हम नहीं पिएंगे। यथासंभव जो हमसे बन सकेगा 1000, 500, 100, 20 रुपए, 100 रुपए, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, हम उल्टा उसको देंगे। तो इस किस्म का समाज का निर्माण यदि हम लोग करते हैं, इस तरह का चरित्र यदि हम स्वयं में निर्माण करते हैं आरवीएम के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस संकल्प को कि नेता कैसा होना चाहिए, कांशीराम साहब की 40 वर्ष की तपस्या का प्रतिफल हम लोग दे सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो तमन्ना सच्ची करके यदि हम इस और समाज को तैयार करेंगे, तो प्रभावी नियंत्रण राजनीति में हम स्थापित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी शुरुआत हमको करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल समापन है, कल समापन है, और ये पूरे महीने भर प्रोग्राम कंटिन्यू चला इसका, और कल का विषय है भ्रष्टाचार एक षड्यंत्र। भ्रष्टाचार एक षड्यंत्र। उसमें मुख्य अतिथि हमारे बीएम पटेल साहब होंगे, उनको बोलना है। अध्यक्षता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब करेंगे। तो उसमें आप लोगों को, हमारे दोनों विद्वान साथियों को सुनना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल आप लोग 2-2 साथियों को कम से कम और जोड़ें। हम 100-125 लोग आज जुड़े हैं, तो कल कम से कम हम 250 लोग जुड़े। ऐसी कोशिश करो, कल समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे समाज का निर्माण हम लोग करें अपने जीवन में, जो चरित्रवान और नैतिक नेता पैदा करें, और राजनीति पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।